हम लोग का आज ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का आखिरी क्लास। आज का क्लास हम लोग का जो ऐतिहासिक कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो देख रहे हो, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। अरे ध्यान दीजिए, बात नहीं करिए, एक एक बात सुनो पहले। इसमें हम लोग शुरू किए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स, फिर हम लोग 1781 देखे, 1784 इसको पिट्स भी बोलते थे, याद है ना? फिर 1786, 1793, 1813, 33, 53, देख रहे कितना पढ़े हो? 1861, 1892, 1909। अरे बाप रे, ये तो एकदम फॉर्म में आ गया। चलो ध्यान दो, ये पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। आज का सिर्फ आखिरी क्लास आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का, जिसमें हम लोग तीन चीज पढ़ेंगे। ध्यान दो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, फिर पढ़ेंगे 1928 में आया साइमन कमीशन, और फिर 1930 का गोलमेज सम्मेलन तक का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बनता है 1935। यहां से हम लोग लक्ष्मीकांत की तरह नहीं पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत में ये भी इसी में दे दिया। ई वाला हम लोग का डिटरमाइन करता है दूसरा चैप्टर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का विशेषता। तो 35 हम लोग विशेषता शुरू करेंगे। आज का क्लास हम लोग का इतना ही रहेगा। देखो, इतना ही में आपका एक चैप्टर खत्म हुआ, और ये सबसे बड़ा चैप्टर था। इससे बड़ा पॉलिटी में कोई चैप्टर नहीं, इससे भारी भी पॉलिटी में कोई चैप्टर नहीं। अगर आपको ये चैप्टर हल्का लगा तो आगे और हल्का लगेगा, अगर थोड़ा भारी लगा तो आगे हल्का लगेगा, बहुत भारी लगा तो आगे हल्का ही लगेगा, कोई बात नहीं, सब ट्रिक से ही चलेगा। ध्यान दो, तो आपको इंपॉर्टेंट समझना है 1919। हम आपको हर एक्ट के पीछे का बैकग्राउंड बताए। 1919 के पहले बताओ, भारत परिषद अधिनियम कितने आए थे? 3। कौन कौन सा? 1861, 1892, 1909। खत्म हो। 1919 के पहले भारत क्या था, पहले समझो। देखो यार, भारत में इस समय से पहले की बात करें, 1909 में एक कानून आया था, इसके बाद की बात करते हैं। इस समय इंडिया में जो राज्य है वही है, 47 तक वही रहेगा। किसी को, आपको पता है 1857 के बाद कोई छीन झपट हुआ ही नहीं। ध्यान दीजिए बढ़िया से। अगर आप इस मैप को गौर से देखिए तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा ये मैप कट गया है, ये जो आप देख रहे हो ऐसे। ये देखो, आज अगर हम इसकी बात करें तो इधर आप अफगानिस्तान में चल गया वो सब इलाका। अभी खाली देखो 1919 का ही भारत मीट का है। यही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसको आप सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान कल। अभी बढ़िया सुनो, सब क्लियर होगा। अगर हम आपसे बात करें तो इसमें आप देखिए कि दो कलर दिखेगा बस। एक कलर आपको गुलाबी दिख रहा है और एक येलो दिख रहा है। जो गुलाबी कलर है, जो पिंक कलर, उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत। और जो येलो कलर का रीजन दिख रहा, इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़ा। रजवाड़ा भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा भी लगता है लिखने में, या प्रिंसली स्टेट हर किताब में रहता है। ध्यान दो, तो अगर आप येलो वाला रीजन देखिए, जैसे कि ये राजस्थान वाला इलाका देखो, मारवाड़ का, राजपूत का, सेंट्रल रीजन, हैदराबाद का निजाम, इधर ये सब जो आप देख रहे हैं, हरि सिंह वाला इलाका, ये सब इलाका क्या है? तो रजवाड़े। रजवाड़ा ये क्या है सर? ध्यान दीजिए, रजवाड़ा और ब्रिटिश भारत में बहुत अंतर नहीं था, थोड़ा अंतर था। इस चीज को समझोगे तब आप समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम। हम आपको कल ही बताए थे कि 1909 के बाद 1919, इस बीच में एक व्यक्ति भारत आए, महात्मा आए, नाम क्या है? गांधी। और गांधी इंडिया आए 1915 में। 16 वो चुप ही रहे थे, 17 से फॉर्म में आ गए। और आपको हम बताए थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह, इसका कहानी हिस्ट्री में पूरा पढ़े हैं, अभी तो याद करो। 1918 में, पहले बोलो अहमदाबाद की पहले खेड़ा, पहले बोलो नालायक। पहले ओ आ पढ़ता है कि कोखो? बच्चा ही बताओ, पहले कोखो पढ़ता है, पहले ओ आ चलता है। पहले अहमदाबाद,
तुम लोग को इतना ट्रिक से याद कराए तब गलती करता। उसके बाद 2 महीना बाद क्या है, खेड़ा। अहमदाबाद सत्याग्रह नहीं, मिल मजदूर आंदोलन। कुछ लोग सत्याग्रह भी बोल देते हैं। फिर 1919 में खिलाफत, और इससे भी पहले जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग से ठीक पहले रॉलेट सत्याग्रह। गांधी का सत्याग्रह था, रॉलेट सत्याग्रह, अरेस्ट हो गए थे गांधी। देखो इतना काम, ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी इतना काम किए। ठीक सर, गांधी को फादर ऑफ द नेशन क्यों कह रहे हैं, राष्ट्रपिता क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कर दिएगा? क्या भगत सिंह मेरे सब कुछ किए? क्यों भगत सिंह भी गांधी को ही आइडियलाइज करते थे कि जो गांधी बोला ठीक बोल रहा? ध्यान दीजिए, बाकी हिस्ट्री में तो आपको कंप्लीट पढ़ाया ही है कैसे गांधी जी बहुत कोशिश भी की थी भगत सिंह को बचाने की, और तो कोई किया नहीं था। अगर हम बात करें गांधी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट है गांधी शोड द रोड मैप टू फ्रीडम इन इंडिया। मतलब देखो, आजाद तो यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछा है कि गांधी नहीं होते तो क्या होता, तो आजाद तो होते ही होते, लेट होता या पहले होता, गांधी नहीं होते तो भी आजाद होते। गांधी के रहने से फर्क क्या पड़ा? गांधी आए जब 1916 में, तो आपको आश्चर्य होगा कि 1916 में ही इनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु जिनको मानते थे, गुरु तो बहुत ज्यादा थे नहीं, 1-2-3 बार मुलाकात हुआ था। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 16 में ही जब गांधी 15 में आए, तो 16 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद गांधी 2 बात बोले अपने किताब में, कहते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में। गांधी कहते हैं देखो, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए या किसी भी चीज में सफलता हासिल करने के लिए मेरा 2 ही मंत्र है। हम पहले वो दोनों आइडेंटिफाई करते हैं, सफलता अपने आप मिल जाता। आप पढ़ रहे हैं, आपको भी काम आ सकता है। 2 ही मंत्र है। पहला तो कहते हैं गांधी की देखो, तुम ये डिसाइड करो, 2 को तुम जगह डिसाइड करो। जगह डिसाइड करो, पढ़ाई में जगह क्या डिसाइड कर? जगह का मतलब कि पहले ही डिसाइड कर लो कि जाना कहां से कहां तक है, और पहला निर्णय लो कि तुम हो कहां पे, वेयर आर यू राइट नाउ। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए पहला गांधी के अनुसार कहते हैं कि ये देखो कि अभी तुम कहां हो, पहले ये देखो। दूसरा देखना है कि तुमको जाना कहां है। ये देख लिए कि जाना कहां है, तो बस खाली ही देखो कि हमको वो बोला चाहिए, हमको दरोगा बनना है, बीपीएससी निकालना है, तो नहीं निकलेगा। पहले ही देखो, ये फर्स्ट स्टेप है, यही लड़का इग्नोर कर देता, डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे चल जाता कि हमको वहां पहुंचना है। पहला स्टेप गांधी कहते हैं आइडेंटिफाई योरसेल्फ दैट वेयर आर यू राइट नाउ एंड देन डिसाइड वेयर टू गो। पहले पता करो कि आप कहां हैं। इस अब तो पढ़ाई के सापेक्ष में बताए, गांधी यही सापेक्ष लगा इंडिया में कि जब हम भारत आए तो पहले हम ये पता किए कि भारत कहां है। किसी किसी को लगता है गांधी 1 साल चुपचाप भारत घूमे, कहां भारत घूमे यार? चुप रहे, चुप रह के क्या देखे ये पता करो। तो गांधी अपने किताब में लिखते हैं कि पहले हम ही देखें कि भारत है कहां। भारत कहां है मतलब भारत भारत में है। भारत कहां है का मतलब यह हुआ कि कितने लोग इंडिया के ऐसे हैं जो आजादी चाहते हैं, और कितने लोग इंडिया के ऐसे हैं जो आजादी चाहते ही नहीं। पहले ही पता करना हो, तब देखना है कि जो आजादी चाहते हैं उसको लेके आजाद करा सकते हैं या नहीं। गांधी पहला देखते हैं कि भारत 2 भाग में बटा हुआ। ठीक सर, एक है ब्रिटिश इंडिया, जहां पर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। जब हम एक्सटर्नल बोले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम इस राज्य की बात करें, छोटा सा देखो यहां बुंदेलखंड का रीजन, अगर हम इसकी बात करें तो इसका इंटरनल मैटर अंदर हुआ, एक्सटर्नल मैटर इसको क्या इससे लड़ना है या नहीं, इसको क्या इस पर अधिकार करना है या नहीं कि बगलखंड को लपेट ले बगलखंड को, या इसको फ्रांस से दोस्ती रखना है या नहीं, ये एक्सटर्नल मैटर है विदेश मंत्री। अब हम बोले विदेश तो तुम भारत से बाहर मत जाना, तुम इसी का विदेश, ये विदेश है, क्योंकि अलग अलग चीज ना है, वो विदेश। गांधी कहे कि जब हम भारत को आइडेंटिफाई किए कि हम हैं कहां, तो हम देखे कि 2 जैसा भारत है, भारत बटा हुआ। एक है पिंक वाला भारत जिसको ब्रिटिश भारत, यानी कि अंग्रेजों की सीधी हुकूमत वाला भारत कहते, मतलब यहां कोई राजा नहीं है बिहार में, अंग्रेज राजा है। आंतरिक मामला अंग्रेज सुनेगा, कानून अंग्रेज बनाएगा, इसको बाहर किससे दोस्ती करना है, अंग्रेज चलेगा।
यानी इसका इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही फैसला अंग्रेज करेंगे, उसको कहते थे ब्रिटिश भारत। येलो वाला रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गांधी कहे जब हम ब्रिटिश भारत घूमे तो यहां का जनता से पूछे क्या ब्रिटेन से आजादी चाहिए, बोला एकदम चाहिए। ये आजादी के पक्ष में थे कि बहुत हमको शोषण करता है, अनाज नहीं है। जैसे देखो गुजरात का ही वाला रीजन है जिसको खेड़ा कहते हैं, यहीं पर इधर मत चल जाना, उधर तो काठियावाड़ राजा रहते थे उधर, आपको पढ़ाएंगे। इधर पाकिस्तान हमला भी कर दिया था और ये बोला था हम पाकिस्तान मिल भी जाए, खैर वो बात का बात है, पहले सुनो। यही जो देखो यही खेड़ा रीजन और यही ब्रिटेन का राज था। गुजरात में बहुत कम ब्रिटेन का राज, और यहीं पर किसानों से दुगना लगान वसूल रहे थे। और ऊपर से यह भी था कि उस साल अकाल भी पड़ गया था, 18 में अकाल भी पड़ा है, खाना नहीं है, प्लस का पिछला साल भी लगान नहीं दिए थे, इस साल भी नहीं दिए, तो दोनों साल का टैक्स लाओ। अब खाना है नहीं, अपना खाने के लिए नहीं है, और दूसरा साल का ब्रिटेन को कैसे देता। तब गांधी आंदोलन किए थे, चलते रहता था, बारदोली वगैरह सब चला, 28 तक चला। ऐसा नहीं सोचना कि 18 में गांधी सब सॉल्व कर दिए। 1928 में बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में, फिर गांधी जी भी वहां गए थे, अब जाके मामला सॉर्ट आउट हुआ। 28 तक चलते रहा, 18 से शुरू हो गया। ध्यान दो हम क्या कह रहे हैं। सर येलो वाला भारत तो समझ गया, सॉरी पिंक वाला कि हाँ ये तो चाहता है भारत की आजादी मिल जाए, अंग्रेज का बहुत खराब नीति है। रजवाड़ा से पूछा, ये जो देख रहे हो 49% इंडिया, 49% लगभग 50 बोलो, 50% भारत पिंक है और 50% भारत येलो है। ये भी भारत है, इधर ये भी येलो है, ये येलो देख लो। ऐसा नहीं सोचना कि सर पीला वाला तो कम है, जहां भी पीला वाला है उस सब में राजा रजवाड़ा का राज है। राजा रजवाड़ा को 1858 के अधिनियम से सेफ्टी मिला था, और यहां तक आते आते एक वर्ड यूज होता है सुजेरेनिटी। सुजेरेनिटी ये वाला क्या है सर, सुजेरेनिटी का मतलब? सुजेरेनिटी का मतलब हिंदी में इसका कोई मतलब है नहीं, हिंदी में इसको आधिपत्य ही लिख देता है, जबकि आधिपत्य का अंग्रेजी पोजेशन होता है। ध्यान दीजिए, इस पर ब्रिटिश सुजेरेनिटी थी। सर सुजेरेनिटी का मतलब क्या है? सुजेरेनिटी का मतलब आपको समझना यह है कि आंतरिक मामला यहां का राजा देखेगा, किससे कितना लगान लेना है राजा देखेगा। इस पर कोई हमला कर दिया तो राजा नहीं देखेगा, वो ब्रिटेन देखेगा। मतलब समझ लो यही एक मामले में कि अगर आप अपने घर में पापा का बात मान रहे हैं तो आप सुजेरेनिटी में, और अपना ही चला रहे, नौकरी हो गया तब तुम ब्रिटिश भारत हो गए, तुम ही अंग्रेज, जो फैसला करना करो। सुजेरेनिटी का मतलब यह हुआ कि आंतरिक मामला, तुमको कौन साबुन लगाना है वो पापा डिसाइड नहीं करे, लेकिन कहां जाना है वो पिताजी डिसाइड कर रहे हैं, कहना उस सुजेरेनिटी है, फ्रीडम नहीं। यही सुजेरेनिटी रजवाड़ों में था, जो कि आंतरिक मामला कंप्लीट राजा देखते थे। अच्छा, तो यहां का राजा स्वतंत्र होना चाहता था कि नहीं सर? तो बताओ, राजा स्वतंत्र होना चाहेगा? राजा कहेगा स्वतंत्र बना के हम कोई डेमोक्रेसी में लेके चल जाए? राजा, आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर यही 1919 का 1919 में निजाम की स्थिति पर एक 20 मिनट का शॉर्ट फिल्म आया, उसको आप देखना कभी। निजाम, हैदराबाद के निजाम के पास महल था, रहने का अलग, 3 महल अलग है, रहने का अलग है, ये 3 गो महल है, ये 3 महल 4-4 फ्लोर का होता था। अच्छा, 4 फ्लोर इसमें, 4 फ्लोर इसमें, 4 रहने वाला नहीं, रहने वाला नहीं, कोची वाला है, ये वाला सिर्फ निजाम का कपड़ा और निजाम का जूता रहता था। 4 या 12 मंजिल में सिर्फ निजाम के कपड़े और निजाम के जूते रहते थे। नेशनल ज्योग्राफी पर आप आराम से देखना, ये देखो निजाम, अभी निजाम का इतना कपड़ा इतना जूता सर। हाँ सर, अंग्रेज कुछ बोल, अंग्रेज क्या बोलेंगे? अंग्रेज कहते थे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रूल करिए, जनता से टैक्स हम ले लेंगे, उसमें नहीं रोकिएगा। राजा का बल्ले बल्ले, राजा को खाली अपना काम करना है, अपना फैशन चलना है, जनता बाहर में, जनता से टैक्स अंग्रेज ले रही। ये देखिए, ये निजाम का हम आपको अयासी बता, हैदराबाद का निजाम का ये कहानी था कि 12 मंजिल में, और ये कहा जाता था कि निजाम कोई कपड़ा एक बार पहन लिया तो मजा लेके दोबारा पहन लेगा। निजाम को ब्रिटेन वाला भी दोबारा एक ही कपड़ा में नहीं देखा। ये देखिए निजाम एक दिन में 3 बार वो कपड़ा चेंज करता था। ये हैदराबाद का निजाम कहानी बताए। तो इसका मतलब है कि रजवाड़े स्वतंत्र होना चाहेंगे? नहीं, ऐसा राजा सब था, राजपूत राजा, हरि सिंह जम्मू कश्मीर, सब राजा, राजा वैसा ही था जैसा अमूमन राजा आप सुनते हो। इसीलिए 50% इंडिया आजादी नहीं चाहती थी। देखो हम कहें यहां अभी कि किसको किसको अभी कल टेस्ट देना है
50% का टेस्ट देंगे, 50% का टेस्ट नहीं देंगे तो मेरे लिए ही दिक्कत है कि हम खोले कि नहीं खोले। ये तो खाली एक छोटा सा टेस्ट का मामला है। पूरे भारत में अभी बोलना आसान है कि खाली गांधी ही आजादी दिलाया, लेकिन खुद देखो 50% इंडिया ऐसा है जो चाहता ही नहीं है कि आजाद हो, जिसको आजादी एकदम नहीं चाहिए। वो लास्ट तक संविधान सभा का भी बहिष्कार करेगा 1946 में कि हम नहीं जाएंगे। 93 सीट खाली रहता, कोई जरूरत नहीं, हम अपना राजपाट चलाएं। अंग्रेज को उसको सांत्वना देना पड़ा, कहना पड़ा कि कोई बात नहीं, जो आजाद होना चाहता है होने दीजिए, आप मत होइएगा, आप अपना राज चलाइए। ऐसा अंग्रेज को बोलना पड़ा, तब जाके संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर और ये सब संविधान बन पाया। ध्यान दीजिए। तो पहली बात आप समझ गए कि इंडिया में 50%, इंडिया वाज डिवाइडेड इन 50% of India wants freedom, 50% of India don't want freedom, they want British rule in India। ये गांधी जी बोले कि देख लो हम हैं कहां, ए प्लेस, बी जाना कहां है, तो जाना है आजादी की ओर। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास पैसा है, वो आजादी नहीं चाहता। जो अनपढ़ है, जो बेकार तरीके से रहता है। जब गांधी चंपारण आए थे तो चंपारण में गांधी देख के स्तब्ध रह गए थे, बोले कि सत्याग्रह बाद में चंपारण का करें, पहले यहां स्वच्छागृह लॉन्च होना चाहिए। स्वच्छता है ही नहीं, सब तो मर जाएगा, इसलिए पढ़ा लिखा कोई नहीं है, सबके पास खाली अंधविश्वास भरा है कि पूजा नहीं करोगे तो काम गड़बड़ा जाए। ये देख लो, इतना बड़ा, इस अनपढ़ जनता से इससे भी लड़ना है और अंग्रेज से भी लड़ना है, वो काम गांधी किए। इसीलिए ऐसा ही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया था किसी भी राजनेता का या किसी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी का। आप पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने ये किया कि कितना परसेंट चाहता आजादी, कितना नहीं। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते थे, तुमको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, जिसको चाहिए हम उसी के साथ आजाद करा दे, फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस से इस्तीफा, फॉरवर्ड ब्लॉक बना। ये बात समझिए कि गांधी ने कहा कि हम हैं कहां, पहले ही पता करें। बोले दिमाग में आ गया। तो जब हम आपको 1919 पढ़ाएं तो आपको दो बात ध्यान रखना। पहला, कुछ लोग जो आजादी चाहते हैं, कुछ लोग जो नहीं चाहते, ये दोनों ख्याल रहेगा तो 1919 समझोगे। 1919 जब समझोगे तो गांधी का आंदोलन का तुम खासियत देखना। अंग्रेज 1919 में कानून बना देंगे, गांधी के आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी शुरू कर दी और 1921 तक कानून ही पारित नहीं हो पाया। ये बात समझो कि गांधी के असहयोग के कारण, खाली इस इतना आंदोलन जो आप गांधी का देख रहे हैं, इसके कारण अंग्रेज कानून बनाए 19 में, लागू 21 में हुआ। काहे सर, गांधी जी को बाद में जेल दिया गया, तब लागू हुआ। ये बात समझिए कि 1919 का जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार देख रहे हो, वो अपने टाइम पर लागू भी नहीं हुआ। लिख लिए, नीचे लिखिए। इस समय, अरे लिखते रहोगे क्या, इस समय भारत बटा हुआ था। दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडिया वॉज डिवाइडेड। बोलो किसमें बटा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसमें, किसमें? हाँ लिखिए, 50% भारत ब्रिटिश शासन से खुश थी। 50% ऑफ इंडिया लव्ड ब्रिटिश रूल, तथा 50% भारत दुखी। आप भी ये चीज एनालाइज करो कि आप हैं कहां, पहला काम, बाद में देखना कि जाना कहां। इसके लिए दो ही रास्ता है। पहले अपना देखो कि तुम कितना नोट्स बनाए हो, तुम्हारा नोट्स कहां, हाथ से लिखा हुआ। दूसरा, टेस्ट दो। टेस्ट का मतलब क्वेश्चन बैंक बनाना है अपने से। किताब खरीद लो, क्वेश्चन बैंक बनाओ ढक के हाथ से। जल्दी बताइए, भारत में 16 से बढ़ाकर 60 संख्या कौन सा अधिनियम में किया गया? 1909। याद ये सब किया है कि नहीं जी? 6 से 12 किसमें? 6 से 12 1861, 12 से 16 92, 1909 में 16 से 60 हो गया इतना। अरे जल्दी लिखिए। लिख लिए? अरे आप तो लिख लिया हो, खत्म सब। हाँ भी नहीं कहता। चलिए ध्यान देंगे दोस्त। देखो आप एक चीज जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1, हालांकि
अगला चैप्टर में इसका सिग्निफिकेंस पढ़ाएंगे। कब से कब तक हुआ था विश्व युद्ध? 1914 से 1918। इस समय ब्रिटिश को हमारी जरूरत थी, भारतीय सिपाहियों की जरूरत थी। भारतीय सिपाही ब्रिटेन का साथ नहीं दे रहे थे, इसीलिए 1917 में, ध्यान दो, 20 अगस्त का बात है। अब कोई डेट नहीं भी याद हो तो 1917 याद जरूर रखना, हम लिख दिए। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री को सपना आया, देख लो, 20 अगस्त 1917 को सपना आया और अगले दिन 20 अगस्त सुबह सुबह सपना देखा। अब भोरे भोरे संसद गया, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, आज जाके कह रहा है आज से भारत को उत्तरदायी सरकार, बाप रे बाप, उत्तरदायी सरकार क्रमिक रूप से दिया जाएगा। सर उत्तरदायी सरकार तो 1858 में भी मिला था। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें है, सुनो ध्यान से, इसमें उत्तरदायी सरकार भारत को दिया जाए, उसमें उत्तरदायी सरकार ब्रिटेन की थी कि कहीं भी उत्तरदायित्व तो किसका होगा? सचिव का, वायसराय का। इसमें कहा कि भारत के लोग ही अब चुनाव लड़े, जीते और जनता के प्रति उन्हीं का उत्तरदायित्व हो, लेकिन एक के बाद में दे देंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ये सब शासन नहीं चला सकेगा, मूर्ख है, अनपढ़। कहा इसको क्रमिक रूप से सक्सेसिवली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दिया जाएगा। ये 1917 में उसको सपना आया। कहा आया समझो, 1914 से 18 विश्व युद्ध है, 1917 में एकदम स्थिति खराब हो गई थी ब्रिटेन की। 1917 में ब्रिटेन की स्थिति पूरा खराब हो गया और उस स्थिति में कहा कि भारत की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहा कि अब भारत को उत्तरदायी सरकार दिया जाए। और हम अभी कानून भी ला रहे हैं 1919 में, इसीलिए 1919 में कानून बनाए। बोलो, इस कानून को बोलते हैं मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार। ध्यान में 3 बात रखना है कि रजवाड़ा क्या चाहता है, ब्रिटिश इंडिया क्या चाहता है, गांधी जी क्या चाहते हैं, और ये वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन ने क्या घोषणा किया था। मोंटागू कौन था? तो मोंटागू भारत का सचिव था। पहला वाला जो प्राणी है ना, ये जीव है जंतु, तो जीव सचिव है, अजंतु वायसराय। मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया, लेकिन 1918 में ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज कहा कि 18 में समाप्त हो गया, सुधार 1919 में आया। तब तक में गांधी पूरा फॉर्म में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दी। खिलाफत आंदोलन में गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी से अंग्रेज घबरा कहे कि रुक जाओ, अभी इसको रुक जाओ, कुछ गांधी और मांग ले तो भी दे देना। 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दी और स्थिति खराब था, लेकिन जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए और फिर जब ये जेल गए 1921 में, जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तब इसको लागू किया। एकमात्र अधिनियम है जो बना 1919 में, रूपरेखा 17 में खींचे, बना 19 में और लागू 21 में हुआ। इसी अधिनियम में एक बात कही गई थी कि एक कमीशन बनेगा। एक आदमी था, नाम था ली, मिस्टर ली, जैसे देखते हो ब्रेट ली, वैसे नाम है मिस्टर ली। ली के नेतृत्व में एक आयोग बना था जिसको ली कमीशन कहते। इसी अधिनियम में कहा कि एक कमीशन बनाओ, ये कमीशन डिसाइड करेगा कि इंडिया में सिविल सर्विसेज कौन जाएगा, IAS IPS कौन हो। और ली कमीशन की कई बार पूछता है, डायरेक्ट पूछे। ली कमीशन बना था 1923 में, रिपोर्ट सौंपा 1924। ली कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार अगला अधिनियम जो देखोगे 1935 का, उसमें आप देखेंगे कि राज्य में भी बनेगा, पहले तो केंद्र में था ही IAS, राज्य में बनेगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी के आयोग की सिफारिश पर 35 में बनेगा। आपसे सवाल क्या पूछता है, पहले तो पूछेगा ली कमीशन की रिपोर्ट कब सौंपी गई, तो 1924। इसी समय एक और, इसके बाद देखोगे एक वर्ग समिति है 1925-26 में, वो इकोनॉमिक्स में पढ़े। अभी हम आपको गड़बड़ा नहीं रहे, दिमाग में चेक करो। पहला सवाल, ली कमीशन की रिपोर्ट कब सौंपी गई, 24। दूसरा क्वेश्चन सिंपल यही पूछता है, भारी एग्जाम में, यूपीएससी में पूछा जाएगा, एससीडीएस में पूछा है कि ली कमीशन संबंधित था सिविल सर्विस, बस मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा, किस कानून से बनाया गया था, 1919, लेकिन लागू कब हुआ था, 21। देखो बड़ा बेजोर तरीका है, 17 में सपना, 19 में कानून, 21 में लागू, 23 में आयोग, 24 में रिपोर्ट। बोलो दिमाग में आ रहा है जी, याद रहेगा कि नहीं? बोलो, विश्व युद्ध कब से कब तक था? 14 से 17 में किसको सपना है, सपना आया। 17 में किसको सपना है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, ब्रिटेन के, बताइए 17 में सपना आया तो ये अपना कानून कब बना, नाम बोलो कानून का, मोंटागू चेम्सफोर्ड। 21 में लागू हुआ
कैश में कौन सा कमीशन? ली कमीशन। मेरी बात सुनिए ध्यान से, सिविल सर्विस से संबंधित 1919 के अधिनियम में जो 21 से लागू हुआ, इसमें कहा गया था, देखो इसमें कहा गया कि भारत में मुस्लिम के लिए तो आरक्षण, मुस्लिम के आरक्षण बोले सेपरेट इलेक्टोरेट जो देख रहे हो, पृथक निर्वाचन, वो कब शुरू हुआ था जल्दी बोलिए? 1909 पार्लियामेंटो। कहा भारत में खाली मुस्लिम है अल्पसंख्यक है, सिख भी अल्पसंख्यक है, उसको भी बांट दो, ईसाई भी अल्पसंख्यक है, उसको भी बांटो, प्लस आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन ये भी है अल्पसंख्यक में, इसको भी भारत वाला परेशान करता है, एंग्लो इंडियन को भी बांट दो। इस सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, पृथक निर्वाचन। मतलब अगर कोई आंग्ल भारतीय खड़ा हो गया चुनाव में तो बोलो उसको वोट कौन देगा? आंग्ल भारतीय। जैसे मुस्लिम में था, बताओ कोई सिख खड़ा हुआ चुनाव में तो कौन वोट दे? सिख। अगर उस रीजन में कोई हिंदू मुस्लिम भी है तो वो वोट नहीं दे। बोलो दिमाग में आ रहा है जी? अरे हाँ या ना? तो आपसे पूछेगा कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गया कि और दायरा बढ़ा दिया? पहले किसको था? सिर्फ मुस्लिम। अब किसको? सिख को भी, ईसाई को भी, आंग्ल, ईसाई तो समझते हैं जो क्रिश्चियनिटी मानता है, आंग्ल भारतीय समझते हैं। यहां लल्ला या लल्ली जो हो, लल्ली भी हो सकता है, इसको आंग्ल भारतीय कब कहेंगे? इसको तब कहेंगे जब मम्मी इंडिया की हो, अब पापा ब्रिटेन के हो, यूरोप के नहीं सोचना, यूनाइटेड किंगडम। अगर पापा ब्रिटेन के हो और मम्मी इंडिया की हो तो जो भी लल्ला लल्ली हुआ है वो आंग्ल भारतीय है। अगर ऐसा, अब अंग्रेज का सिपाही आता था यहाँ शादी कर तो यहीं रह गया, यहीं रह गया तो वो आंग्ल भारतीय पैदा हुआ, उसका बेटा अलग डिजाइन का हुआ कि मुखन लाल हो गया, मुर्गा चिलन मुर्गा की तरह नहीं हो जाता है। जब लाल हो गया तो उसको सब आदमी खिला रहा है बच्चा बुतरू के बनवा। अब जो ज्यादा आदमी रहेगा नहीं कर देगा कि हनुमान जैसन मुंह है या कुछ भी। अब सुन लो, जब ऐसा होने लगा तो आंग्ल भारतीय बहुत परेशान हो गए कि हमारे हितों की रक्षा ये सब नहीं करता। कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए अलग निर्वाचन, तुम अगर 13-14 को भी हो तो 13-14 को ऊपर एक आंग्ल भारतीय होगा। यहाँ भले 2 लाख कोई और आदमी रहे लेकिन ये सब कोई वोट नहीं देगा, खाली 13 को तुमको छूने। देख लो बड़ा दिक्कत था, इसी को कहते थे पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट। आपसे ये सवाल दोनों पूछता है कि ली कमीशन किस कानून से बना गया? मॉन्टागू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्टागू चेम्सफोर्ड सुधार। अच्छा बताइए कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आगे बढ़ा दी गई, दायरा बढ़ ना गया जी। अब किसके किसके लिए हो गया? सिख, ईसाई, आंग्ल। बोला ये हिंदू और सिख या मुस्लिम सिख मिलके एक साथ कानून बदमाशी कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा, एक बात और सुनिए, इस अधिनियम में पहली बार कहा गया, पहली बार, कि देखो 2 जगह है, एक तो दिल्ली जो केंद्र है, कलकत्ता राजधानी से दिल्ली 1911 में चला गया, कहा दिल्ली केंद्र है। कलकत्ता में जब था तो कहते थे केंद्रीय विधान परिषद, और सब राज्य में प्रांतीय विधान परिषद। अरे बिहार में क्या था? प्रांतीय विधान परिषद, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और कलकत्ता में था केंद्रीय विधान परिषद। 1911 में इसको लेके दिल्ली चला गया राजधानी को, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय राजधानी दिल्ली गया। तुम ध्यान सुनना, दिसंबर 1911 में 1912 में। इसीलिए अब केंद्रीय विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, बोला केंद्रीय विधान परिषद नहीं होगा। दिल्ली में 2 द्विसदनात्मक विधायिका होगा, बाय कैमरल। सर द्विसदनात्मक, हाँ, एगो को राज्यसभा, एगो को लोकसभा। हालांकि ये वाला नाम हम लोग 1954 में देंगे, अभी आप यही समझिए 1935 में आपको क्लियर करें। पहली बार इंडिया में जो आप लोकसभा राज्यसभा देख रहे हो ये 1919 के अधिनियम से बना था। कब बना था? 21 में बनना शुरू। ये देख, साथ में ये भी कहा कि देखो जितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट समझते हो, जैसे रोड पर कानून बनाना है तो रोड एक सब्जेक्ट हुआ, इनकम पर इनकम टैक्स लेना है तो इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट हुआ, फार्मर के लिए बनाना है तो फार्मर एक सब्जेक्ट हुआ, शिक्षा एक सब्जेक्ट हुआ, शादी विवाह एक सब्जेक्ट हुआ, उत्तराधिकार किसको मिलेगा, शादी विवाह में बच्चा हुआ किसको मिलेगा, लड़का को मिलेगा, लड़की को संपत्ति, सबको बराबर मिलेगा। ये सब्जेक्ट है, विषय। कहा जितना विषय है इसको 2 पार्ट में बांट दो। एक विषय राज्य का होगा, एक राज्य को मिलेगा, और एक विषय केंद्र के पास होगा। बोला अच्छा,
सब्जेक्ट को बांट दिए, एगो को बोला राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, एगो को बोले सेंट्रल लिस्ट, केंद्र सूची। कहा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। केंद्र सूची पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य। लेकिन यही कहा गया कि जो राज्य सूची है इसको भी दो पार्ट में बांट, एक होगा अनारक्षित और एक होगा आरक्षित या फिर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय। सर हस्तांतरित? हाँ, रोड बनाना है तो राज्य वाला अपना डिसाइड करे कि केकर घर से केकर घर तक रोड बने। अच्छा, टैक्स लेना है तो ये राज्य वाला डिसाइड नहीं करेगा सरकार की किससे कितना टैक्स लेना है, ये वाला टैक्स हस्तांतरित कर दो, ये अंग्रेज डिसाइड करेंगे किससे टैक्स लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम ये कह रहे हैं कि पूरे सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांट दिया, कुछ राज्य के लिए कानून और कुछ केंद्र के। केंद्र वाला कानून जैसे जैसे रहा, राज्य वाले कानून को दो पार्ट में बांट दिया। चुनी हुई सरकार कुछ चीजों पर फैसला लेगी, जैसे रोड बनाना है, स्कूल बनाना है, उस पर फैसला लो, लेकिन पैसा वाला जो फैसला होगा, डिसीजन, सेना वाला जो डिसीजन होगा, वो चुनी हुई सरकार नहीं लेगी, वो अंग्रेज लेंगे। तो बोलो तो दो तरीके का सब्जेक्ट हो गया। अगर आपको कोई वेलफेयर कल्याण वाला काम करना है तो राज्य सरकार करेगा, अगर आपको कोई पैसा वाला काम देखना है तो ब्रिटेन वाला करेगा। इसको चुन के हम लोग भेजेंगे, इसको चुन के कोई नहीं भेजे। इसी को कहते हैं तो दोहरा शासन है, नहीं दोहरा शासन कि बढ़िया वाला सब राज्य वाला करे अब पैसा वाला आप करिए, इसी को कहते हैं डायआर्की। देखो हिंदी में कोई दूसरा नाम नहीं है, यही दिक्कत है। डायआर्की हम लिख रहे हैं, डायआर्की। डायआर्की का मतलब होता है कि देखो द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट अलग था जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुआ था, याद करो। इसको तो समाप्त भी कर दिए, नहीं कर दिए, सब समाप्त हो गया था। डायआर्की फिर शुरू हुआ, इसमें सब्जेक्ट को बांटा गया, विषय को, कि कुछ विषय पर अंग्रेज निर्णय लेंगे और कुछ विषय पर इंडियन निर्णय लेंगे। ये बात आपको समझना। 4-5 बात बोले हैं, एक बार फिर से सुनो क्या क्या बोले, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, सब इधर उधर हो जाए। पहला बात ध्यान दो, एक बार लिखाते फिर पहले सुन लो तब लिखाएंगे। 17 में सपना आया प्रधानमंत्री को, 19 में मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार आया, 21 में लागू हुआ। यहीं से याद रखोगे 23 में कौन सा कमीशन? ली कमीशन किससे संबंधित है? सिविल सेवा से। बोलो क्लियर है? अगर हम दूसरा बात बोले तो 1919 के अधिनियम में कहा गया कि देखो भाई दो तरह का केंद्र में केंद्रीय विधान परिषद नहीं होगा, लोकसभा और राज्य, और विधान परिषद राज्य में भी होगा, लेकिन राज्य में सब्जेक्ट होगा, केंद्र में सब्जेक्ट नहीं, राज्य में सब्जेक्ट। और राज्य में कितने तरह का सब्जेक्ट होगा? दो। किसी पर इंडिया वाले कानून बनाएंगे और किसी पर हस्तांतरित सब्जेक्ट ट्रांसफर्ड होगा, वो ब्रिटेन डिसाइड करे। का ये जो व्यवस्था है ना, यही डायआर्की है, यही दोहरा शासन, कि हमको दे रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, एकदम सेम हो गया जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने किया। रॉबर्ट क्लाइव ने हिस्ट्री पढ़ोगे, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल के जो नवाब थे उनको कहा रोड बनाना है तुम बनाओ, स्कूल खोलना है तुम खोलो, पैसा सब हम रखेंगे। सेम वही व्यवस्था, किसी में लड़ाई पीट हो गया तुम समझो, पैसा वाला काम सब हमको दो। इसी को बोलते हैं दोहरा शासन, डायआर्की। सवाल आपसे पूछेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कब घोषणा की कि भारत के लोगों को उत्तरदायी शासन मिलेगा, लेकिन क्रमिक रूप से? 1917 में पार्लियामेंट में घोषणा। इसी को फुलफिल करने के लिए कहा उत्तरदायी शासन चाहिए, मतलब तुमको कानून बनाने, कानून लागू करवाने आना चाहिए, तुम विधायिका में पार्टिसिपेट करो। कहा ठीक है, तुम्हारे लिए अलग चुनाव होगा, केंद्र में भी अलग हो, आराम से केंद्र में भी चुन के आओ, यहां भी चुन के आओ, सुप्रीम डिसीजन वायसराय लेगा। केंद्र में सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं है, राज्य में। आपसे यही सवाल पूछेगा। राज्यों में दोहरा शासन शुरू हुआ 1919 का अधिनियम, याद रखेंगे। खाली बोलेगा दोहरा शासन तब तो आप 1784, लेकिन राज्यों में दोहरा शासन अगला ही अधिनियम में खत्म कर देगा, फिर केंद्र में दोहरा शासन आ जाएगा 35। ये दोनों तीनों सवाल बहुत टफ है, इसलिए बढ़िया सुनो। कहेगा डुअल गवर्नमेंट, सीधा तो सीधा 1784। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा शासन 1765। फिर कहेगा राज्य में दोहरा शासन, जल्दी बोलो, 1919। केंद्र में दोहरा शासन 1935। इतना दोहरे शासन से आ रहा, इतना सवाल आपको याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव ने दोहरा, बंगाल में दोहरा शासन 65, कंपनी में दोहरा शासन 84, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राज्य में दोहरा शासन, केंद्र में दोहरा शासन। ये बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए जल्दी लिखिए, तो जल्दी लिख देंगे।
तारीख लिखो, पहले तो लिखिए मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जीव का नाम बोलो, कोई नहीं बोलता। ये भारत सचिव है। जंतु, ये जीव जंतु दिमाग में सेट रख। ये डेट याद होना चाहिए। 20 अगस्त भूल सकते हो, 17 मत भूलना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार भारत में उत्तरदायी सरकार, भारत में क्रमिक रूप से की घोषणा की। ये घोषणा वर्ड ध्यान रखना, कानून दे देगा तो 1919 हो जाए। घोषणा अंडरलाइन कर लो, अनाउंसमेंट है कि अब आप लोग को उत्तरदायी मिलेगा। भारत का उत्तरदायी मतलब जनता वोट करे और आप चुनाव लड़ना। उन्नीस सौ 19 में अधिनियम आया। ये सब तो समझ गए हो। 1921 में लागू हुआ। एकदम बढ़िया से बताए हैं। 17, 19, 21, 23 में कौन सा कमीशन? ली कमीशन। लिख लीजिए फटाक से। 1923 ली कमीशन या ली आयोग। क्या चीज? सक्सेसिव, सक्सेसिव। ली आयोग सिविल सेवा से संबंधित। अभी इतना ही समझो, 1935 में एकदम क्लियर करेंगे, आर्टिकल वर्टिकल सब हो जाए। देखो एक बहुत भारी चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब पॉलिटी में एकदम आसान आसान चैप्टर शुरू होगा। तो पहला ही चैप्टर था ये। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बोलो। इसमें सब्जेक्ट बनाया गया, विषय। कितने तरह के सब्जेक्ट? 2। एक तो केंद्र के लिए, सेंटर। सेंटर अब कहां है? कलकत्ता की दिल्ली? दिल्ली। और एक राज्य के लिए। राज्य को अभी प्रांत लिखना है हिंदी में, राज्य तो मत लिखो, प्रोविंस। एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और एक सेंट्रल सब्जेक्ट। इसको बांटे कि इसको? किसको बांटे? केंद्र को कि प्रांत को? प्रांत को बांटा। ये ध्यान रखना आपको। इस सब्जेक्ट को भी 2 हिस्सा में बांट दी। एक को बोले हस्तांतरित, ट्रांसफर्ड, हस्तांतरित विषय, और एक रिजर्व्ड, आरक्षित विषय। बोलो ट्रांसफर्ड किसको करेगा? सरकार किसको शक्ति दे रही है? इंडियन को। इस पर इंडियन डिसाइड करेंगे, मतलब विधान परिषद। और इस पर कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश। तो ये किसके अंडर था? वायसराय। और ये किसके अंदर था? तो प्रांतीय विधान परिषद। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी शासन की सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? डायआर्की। देखो हिंदी में इसका कोई वर्ड नहीं है, डायआर्की। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आए। डायआर्की हिंदी में इसको दोहरी शासन भी कहते हैं, दोहरा शासन। मतलब एक ही, आप सोचो कि विधान परिषद के पास कुछ ही सब्जेक्ट है, रोड बनाना है, पानी सफाई करना है, सड़क पर झाड़ू लगाना, अब पैसा वाला सभी ले लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता। बताओ डायआर्की कहां लागू है? प्रांत में कि केंद्र? हाँ तो साफ दिख रहा है कि प्रांत में लागू।
सर केंद्र में क्या हुआ था? तो मेरे भाई अभी आपको समझाए, केंद्र में बताओ एक सदन था कि दो सदन? द्विसदनात्मक व्यवस्था। बाय कैमरल सिस्टम। दैट इज, समझने के लिए बता रहे हैं अभी, लोकसभा, राज्यसभा। आप समझ ही गए होंगे, राज्यसभा का चुनाव होगा नहीं, वो अंग्रेज डिसाइड करेंगे, लोकसभा में यहां से चुन के जाएंगे लोग, निर्वाचन होगा। निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन, जैसे आज वोट देते हो वैसे, लेकिन सब लोग वोट नहीं दे सकते थे, 3 ही लोग वोट दे सकते, जिसके पास ज्यादा पैसा है, पहले लिख लो, पहले लिख लो, एकदम हड़बड़ाना नहीं। एक बात समझ लीजिए, ये तो ब्रिटेन ने लागू कर दिया ये सब, लेकिन ये लगभग लगभग असफल ही रहा, क्योंकि गांधी आ गए थे, कोई भी नियम लागू नहीं हो पाया। इससे पहले जितना नियम बना है सब लागू नहीं, वाला लागू होगा। 1935 को तो सब मानने से इनकार कर देगा कि हमको मानना ही नहीं, जाओ बिना ब्रेक का ट्रेन। कह दिया कि नहीं सॉरी, मतलब ये ऐसा गाड़ी है जिसमें खाली ब्रेक है, एक्सीलेटर है ये ना, बिना गियर के ब्रेक वाली गाड़ी बोल देंगे उसको। 35 लिख लिया इतना? अरे लिखे, नीचे लिखे। अच्छा बोलो, सुनो मेरी बात, यहां चुनाव होगा, लोकसभा में चुन के जाएंगे लोग, इसमें भी जो आएंगे प्रांतीय विधान परिषद, इसमें भी चुनाव होगा, यानी ये दोनों का निर्वाचन होता है। अरे यार, ये दोनों का निर्वाचन होगा, ध्यान रखना। सुन लो पहले, तो निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट मतलब वोट दीजिए, जिसको दीजिएगा वही जीतेगा। एक इनडायरेक्ट भी होता है, आप जिताइए किसी को, वो और किसी को जिताए, तो इनडायरेक्ट। अमेरिका में इनडायरेक्ट है, पहले बोलो समझ गए? नीचे लिखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन के आधार पर चुनाव, इलेक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्ट इलेक्शन, क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुनाव, वोटिंग बेस्ड ऑन डायरेक्ट इलेक्शन। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहली बात तो कौन वोट देगा, वोट कौन कर सकता है, वोट कौन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसको किसको अधिकार देंगे? सबको अधिकार दे दिया? नहीं, सिर्फ 3 आदमी को अधिकार। पहला, हाँ पैसा ज्यादा हो, संपत्ति, जमींदार हैं आप तो दीजिए वोट, कोई बात नहीं, आपको तो एकदम खोज रहे हैं, राजा हैं दीजिए वोट, राजा के पास संपत्ति था, टैक्स नहीं देता था राजा। अच्छा दूसरा, नहीं संपत्ति ज्यादा, कोई बात नहीं, टैक्स देते हो, अगर टैक्स दे रहे हो तो वोट दो, इनकम टैक्स। चलो कुछ नहीं, न राजा है न टैक्स देते हैं, अभी पढ़ रहे हैं सर, ठीक, तो शिक्षित हो, ग्रेजुएशन है, स्नातक, अगर है तो वोट दो, नहीं है तो बाबू घर जाओ पढ़ना। महिला को वोटिंग राइट नहीं है। बोलो क्या 1919 समझ पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, क्या इसमें पृथक निर्वाचन का दायरा कम कर दिया गया कि बढ़ा दिया? देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट इंक्रीज टू, पृथक निर्वाचन का दायरा बढ़ा। किसके किसके लिए हो गया अब ये? सिख, मुस्लिम के लिए समाप्त नहीं हुआ था, ही था, सिख के बाद ईसाई, और इसके बाद आंग्ल भारतीय। सबको बोलोगे, समझ गए ना किसको बोलेंगे? पापा कहां के होंगे? ब्रिटेन के, मम्मी इंडिया की होनी चाहिए। उल्टा हो गया तब सर, तब आंग्ल भारतीय नहीं है, ये दिमाग में सेट रखना। तब क्या है? तब इंडियन है। बोलो क्लियर है? अच्छा तुमसे पूछे हैं हम, देखो तो कितना याद है, पहली बार बजट में हिस्सा लेने का अधिकार कब दिया गया? 1892। पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने का 1909। इसमें बोला तुम अपना बजट अपने बनाओ, ले। पहला बार बोला बजट में हिस्सा लो 1892, बोला बजट में सवाल पूछना 1909। 1919 में कहा अपना बजट अपने बनाओ, जो करना करो। ये देख लो 62, यहां हो गया राज्य का बजट, लाल से लिख दिए, पहली बार केंद्रीय बजट से। अभी देखते हो ना, केंद्र का अलग बजट है, बिहार सरकार अपना बजट पेश करती है, तो पहली बार इसी में हुआ, केंद्रीय बजट से अलग किया गया। कि राज्य में जो बजट किया गया,
राज्य में आपको जो बजट बनाना है वो बजट बनाइए। तो बताओ, राज्य को स्वतंत्रता देने की कोशिश है या नहीं है? बिहार में बोला तुम अपना बजट बनाओ, अपना खर्चा करो। तो राज्य के तरफ ऑटोनोमिसिटी है, स्वायत्तता है। 1935 में कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिए, लास्ट बात। इस आयोग में 1919 में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा गया कि 10 साल तक हम देखेंगे कि कैसे कानून चल रहा, और 10 साल बाद हम एक आयोग ब्रिटेन से भेजेंगे, कमीशन, और कमीशन आके चेक करेगा कि कानून सही चला तो और क्या चीज का जरूरत है या कोई चीज एक्स्ट्रा है तो उसको समाप्त भी कर देंगे। पहली बार इंडिया को यह कहा गया, सुन लो, कि तुम पर हम कानून बना रहे हैं, घबराना नहीं। 10 साल बाद एक कमीशन भेजेंगे, वो कमीशन तुमसे पूछेगा कि कानून में सब चंगा सी, कहोगे हाँ एकदम ठीक, तब तो बहुत बढ़िया। कहोगे नहीं ये गलत है, तो कहोगे ठीक है, तो उसके बाद नया कानून आएगा, उसको खत्म करें। कितना साल के बाद बोलो रिव्यू करना था? 10 वर्ष बाद कानून को रिव्यू करना, पुनर्परीक्षण बोलते हैं रिव्यू को, करना था नहीं है। इसीलिए भारत ई वाला लाइन के कारण भारत वाला एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, इतना साल झेले हैं, 10 साल और झेल लेंगे, बोलेंगे ये सब कानून खराब है, बदल दो, तो बदल देगा। कह देंगे उसको कि ई वाला जो देख रहे हैं ये अच्छा बात नहीं है, हमको पूरा अधिकार दे दीजिए, ये दोहरा शासन ठीक नहीं, तो दे देगा। बोला बहुत बढ़िया। आप हमको बताइए 1919 से 10 साल जोड़ दो, कब होता है? 1929। तो 1929 में आयोग बनना था, लेकिन आपको जान के गहरा आश्चर्य हो कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होना था। तो जो प्रधानमंत्री थे वो सोचे कि अगर चुनाव में भारत में गड़बड़ी आ गया, भारत में कहा कि नहीं तुम्हारा कानून एकदम खराब है, तो हो सकता है कि ब्रिटेन के लोग की सिंपैथी हम पर ना मिले। इसीलिए 29 छोड़ो, 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में लंदन में आयोग का स्थापना कर दिया सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। उसी को कहते हैं साइमन कमीशन। 7 गो सदस्य था इस। भारत वाला कहा कोई बात नहीं, बढ़िया है, 7 साल में होगी, 10 साल पूरा भी नहीं, 8 साल में। 27 में नवंबर में स्थापना हुआ, दिसंबर वहीं थोड़ा जिराया उड़ाया, 28 के फरवरी मार्च में भारत, यानी भारत कब आया है? 1928। बोलो भारत वाला क्या सोचा था कि मेरा बात सुनने आए, बोलेंगे ये सब गलत बात है, लेकिन देखा कि ये क्या, 7 अंग्रेज हैं। अब अंग्रेज भारतीय से पूछे हाउ इज द एक्ट, भारतीय कहे बेकार, ओ गुड, सही। अब उसको समझ में आए 7 अंग्रेज है तो भारतीय का दर्द समझेगा, उस सीधा वायसराय से पूछेगा सब सही, हाँ सब सही, हो गया। जैसे इंडिया आया सबने कहा ये गड़बड़ बात, ये 7 अंग्रेज नहीं होना चाहिए, भारतीय हो, तब वो मेरा दर्द समझे। और इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध जगह जगह होना शुरू हो गया। फिर भी साइमन कमीशन ने विरोध का दमन करते हुए, जहां विरोध हुआ मारपीट, इसी में लाला लाजपत राय को पीटा गया, लाला लाजपत राय की लाहौर में मृत्यु भी हो गई साइमन कमीशन के द्वारा चलाए गए लाठियों से। और इसी कारण से साइमन कमीशन दमन करने के बाद भी अपना रिपोर्ट सौंप दिया 1900, जल्दी बोलो कब, 27-28 में आता, 1930 में रिपोर्ट सौंप दी, और 1929 में अपना रिपोर्ट सौंप दिया। इसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए कहा भारत के भी जो नेता सब हैं आए, अब ब्रिटेन वाला भी बैठेगा, एगो गोल जैसा टेबल के चारों तरफ, इसी को बोले गोल मेज सम्मेलन। बोलो गोल मेज सम्मेलन के लिए। इस रिपोर्ट की अनुशंसा के ऊपर ही 1935 का अधिनियम आया। 3 गोल मेज सम्मेलन, बोलो कब कब हुआ? 1930, 1931, 1932, और 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ इसी रिपोर्ट के अनुशंसा। जो रिपोर्ट ने रिकमेंड किया, अनुशंसा दिया, सुझाव दिया, उसी पर 3 गोल मेज सम्मेलन। 3 गोल मेज सम्मेलन के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा समझ गए, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन सही है, सिख के लिए सही है, ईसाई के लिए, क्रिश्चियन के लिए सही है, एंग्लो इंडियन के लिए सही है, हिंदू को भी बांटो, और दलित के लिए भी दो। आप दलित भी खड़ा होगा तो उसको खाली दलित वोट देगा। गांधी जी कहे ये सब नहीं होने देंगे, सबको बांट ही दिया, हिंदू को भी खत्म कर दो। इसीलिए गांधी जी बोले कि अब हम अनशन करें, और यरवदा जेल में गांधी जी का अनशन शुरू हुआ। 32 में अनशन चला, भीमराव अंबेडकर जाके मनाए, फिर कहे चलो दलित को अलग सीट मत देना, आरक्षण दे।
तो आज तक जो आरक्षण तुम देख रहे हो है उसी एवज पर 1935 का अधिनियम भारत है। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये एक ऐसा गाड़ी है जिसमें खाली ब्रेक चलेंगे कि ब्रेक, चलेंगे कि ब्रेक, मान नहीं हो। अंग्रेज बोला मानना है मान, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मानना पड़ेगा। लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गई। तब अंग्रेज कहे कि आप नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, जे तुम कहोगे वही, पहले मेरे साथ युद्ध करो। इसलिए 1939 से 1945 तक में निगोशिएशन होगा। अंग्रेज कहेगा ई वाला तो ना चाहिए, ये चॉकलेट डेयरी मिल्क ना, हम रसगुल्ला। अब देख लो अजीब अजीब चीज चल रहा है। इसीलिए 1945 तक निगोशिएशन होता रहेगा। 46 में भारत में संविधान सभा का गठन हो और 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव होगा। 1946 में संविधान सभा गठन होगा, जहां से अगला चैप्टर चलेगा। लेकिन अगला चैप्टर 1935 भी पढ़ेंगे। इससे हम लोगों के संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए। इसी में आधा संविधान क्लियर हो जाएगा। पहले बोलो ये क्लियर है, 2 मिनट लिखो नहीं तो छुट्टी हो जाए। चीचा नहीं करिए, जल्दी लिखो। 1927 नवंबर 1927, जल्दी लिखो। लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। तेजी में नहीं लिखोगे छूट जाएगा। नवंबर 1927 लंदन में साइमन कमीशन का गठन हुआ। एक लाइन छोड़ के लिखिए। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। लक्ष्मीकांत का किताब अगर आप पढ़ना चाहें तो निश्चित पढ़ लीजिए, पहला चैप्टर खत्म हो जाए। बोलो स्थापना कब है, जल्दी बोलो। बोल नहीं रहा है जी। नवंबर 1927। भारत कब आया? 1928। अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। लिख लीजिए, सर जॉन साइमन। सदस्य कितने हैं? 7। सभी के सभी अंग्रेज।